हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करने हैं, जेई और नीट के, और जो कि सेक्शन बी में आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में, तो 51 नंबर से यहाँ पर स्टार्ट है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ईच CuNO3 का होल ट्वाइस AgNO3 और आपको Ag2NO3 का होल ट्वाइस MgNO3, मतलब कॉपर का, सिल्वर का, मरकरी का और मैग्नीशियम का नाइट्रेट आपको दिया गया है। और पूछा गया इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहाँ पर ये दे दिए गए हैं। सिल्वर का सबका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है, मरकरी का है, कॉपर का है, मैग्नीशियम का है। और आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट बताया और कह रहा है इस स्टेटमेंट को आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। अगर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट में कहता है विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, कह रहे हैं अगर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द मेटल ऑन कैथोड विल बी सिल्वर सबसे पहले, फिर मरकरी, फिर कॉपर। क्या ये आपको सही लग रहा है कि अगर वहां पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे पहले डिपॉजिट होगा? तो याद रखना, आपको पता है डिपॉजिट होने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होंगे। तो आपको पता है कौन ज्यादा तेजी से रिड्यूस होगा, जिसके SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी, उतना तेजी क्या करेगा, वहां पर वो रिड्यूस होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि सर आप देखिए यहाँ पर Ag की वैल्यू पॉजिटिव में और इतनी है वैल्यू, उसके बाद मरकरी का आ जाता है, इससे थोड़ा सा कम है, फिर कॉपर का आ जाता है और मैग्नीशियम का तो माइनस में चला गया। तो इसका मतलब सही कह रहे हो कि सिल्वर सबसे पहले क्योंकि हायर SRP है, फिर मरकरी, फिर ये। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका सही है। फिर अगर सेकंड की बात करते हैं तो बताया गया मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो मैग्नीशियम कह रहा है कि वो कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होगा, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व एट द कैथोड। कह रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम को भेजेंगे तो मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा और मैग्नीशियम ना जाएगा, उसकी जहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। गलत है। आपको पता है ऑक्सीजन गैस एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, वो अगर होना होगा तो कहाँ पर होगा, वो एनोड पे होगा, कैथोड पे नहीं होगा। तो इसका मतलब बताओ कि ये गलत है। ठीक है, तो बताओ कि ऑक्सीजन कभी एनोड कैथोड पे आपको नहीं मिलेगी, मिलेगा तो वो एनोड पे मिल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। तो हम कौन सा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। हम बताएंगे डी वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो होता है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन be used to obtain H2S2O8 by the electrolysis process of electrolysis। कौन से प्रोसेस किसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करें कि हमें ये प्रोडक्ट मिले, ये लिख दे, या फिर इसकी जहाँ पर लिखना चाहता था H2O8 2- भी लिख सकता था। ऑप्शन कहता है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ले लो। याद रखना डाइल्यूट सोल्यूशन में अगर सोडियम सल्फेट लेते हैं तो डाइल्यूट का मतलब एक्वस की बात कर रहे हैं, Na2SO4। तो याद रखना कि SO4 डिपोजिट नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। वहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर कौन जाएगा, वाटर। वाटर जाके क्या निकालेगा वहां पर, O2। ठीक है, ये तो इसका मतलब बताओगे ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला आपको बताया कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको एक स्पेशल केस करके बताया, कहा था कि आपकी NCERT की बुक में आखिरी में एक एग्जांपल देकर के उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता था। वो ये था, अगर H2SO4 आप क्या लेते पता है, कंसंट्रेट लेके चलते थे। तो याद रखना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4- ही जाके डिपोजिट होकर के वहां पर H2O8 2- बनाता था। ठीक है, एनोड पे। तो अब बताओ कि कैथोड पे तो ये चला जाता था और H2, और एनोड पे आपको यहाँ पर ये मिलता था। ये इंपॉर्टेंट था। अब बताओ कि इसीलिए हम बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। A solution ammonium chloride is electrolyzed by 30 minutes using the current 2 एम्पियर की करंट। The amount of aluminum deposited at cathode, कैथोड पे कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा ये देखो। आपको मैं बता दूं, अगर वो AlCl3 है ना, तो यहाँ से एल्युमिनियम किस रूप में रहेगा, 3+, और यही क्या करेगा, आप बताओगे ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अब बताओगे Al सॉलिड बना लेगा। यही तो होगा पूरा काम। तब से पूछा गया यहाँ पर कितना मास एल्युमिनियम का डिपॉजिट होगा। तो अब जब मास की बात आती है तो मैंने कहा था फर्स्ट लॉ फैराडे का आपको लगाना है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर I × T अपॉन 96500। और अगर मैं आपको बताऊं मास हमसे पूछा जा रहा है किसका, एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम एक एटम है तो बताओगे एटॉमिक वेट अपॉन x। बताओ 3+ से 0 होने के बाद इसकी x की वैल्यू कितनी है, 3। अब बताओगे यहाँ पर 3 आ जाएगा।
आई की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें 2 एम्पियर बताया है, और अगर देखो टाइम को इसने 30 मिनट बताया, और मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में ज़रूर याद रखना कि हमें टाइम को सेकंड में रखना पड़ता है। तो बताओ कि यहाँ पर 30 है, 30 इंटू क्या कर देंगे 60 अपान 96500। आपको पता है 9 3 27, यहाँ पर 9 आ जाएगा। डब्ल्यू बराबर निकालेंगे 9 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 60 अपान 96500। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर 5.0336 ग्राम आ जाता है। ठीक है, इतना आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 54। और 54 में आपको यहाँ पर ही कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू बी ऑब्जर्व। देखो यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो कौन सा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर सही लग रहा है। कह रहे कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कह रहे कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये बड़ी तेजी के साथ घटने लगता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप कंसंट्रेशन को घटाओगे, और याद रखना आपको किसके लिए बोल रहे पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ग्राफ ऐसे बताया था, यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पर अंडर रूट सी, तो आपको ऐसे ग्राफ बताया था वीक के लिए, ऐसे ग्राफ बताया था स्ट्रॉन्ग के लिए। तो अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, अगर हम आगे जा रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आप देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ ये घट जाएगा, इसी को कहते हैं ना बड़ी तेजी के साथ घट रहा है। अब बताओगे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। अब बताओगे पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। और हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, एक्सपेक्ट टू बी ऑब्जर्व। और फिर क्या, स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डायल्यूशन नहीं है, अगर डायल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी गलत। स्मॉल डिक्रीज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन नहीं, बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विथ डिक्रीज इंक्रीज इन, कह रहे कि अगर आप कंसंट्रेशन को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं। आप देख रहे हैं इसको, हम जैसे इसको आगे लेके जा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, घट जाता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सबसे परफेक्ट होगा, उसी को टिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 55। बताइए फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स a plot of molar conductivity against concentration की power half is a straight line which with a negative slope. The correct unit of slope, slope जो हमारा negative slope है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोलर कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पे माइनस a इंटू रूट सी, आपको होता है y बराबर माइनस mx प्लस सी, आपका स्लोप कौन है a। तो ए की यूनिट पूछी जा रही है। अब बताओ कि ए की यूनिट निकालना, तो हम इसको फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। ए बराबर यहाँ पर बताओ कि मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पे माइनस मोलर कंडक्टेंस, ऐसे आ जाता है। तो हमसे ए की यूनिट पूछी जा रही था, बताएंगे यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पे माइनस ये, पहले इनका फॉर्मूला अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो ऐसे। अब बताओ कि ये सेम वैल्यू को आपस में जोड़ा घटाया जाता है। तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट सबको बताया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। फिर अपान कंसंट्रेशन की यूनिट सबको पता है भाई, मोल पर लीटर आ जाता है। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो अब आप बताओगे यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर, अब बताओगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर रहने देते हैं। फिर मोल के पास आते हैं, देखो ऊपर वाला मोल कह रहे हैं मैं तो -1 पावर, नीचे वाला अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर माइनस हाफ है, यहाँ पर हाफ है तो ऊपर चला जाएगा -1/2। उसके बाद फिर क्या होगा, लीटर की पावर, देखो पहले से हाफ यहाँ पर अपान था, ऊपर ऐसे ही एडिटिव चला जाएगा। तो आप इसको अगर देखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की यूनिट 2 माइनस में बताओगे 3/2 आ जाएगा, अपान लीटर की पावर अब बताओगे 1/2 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, कह रहा है O2 गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। O2 गैस कब इवॉल्व होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको देखो कह रहे हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3, ये भी निकाल सकता है AgNO3, क्योंकि आपको कहाँ पर कैथोड पे Ag मिल जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन मिल सकता था, लेकिन इन्होंने क्या यूज़ किया पता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ किया। अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते एक इनर्ट इलेक्ट्रोड तो वहाँ पर काम कर जाता, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का इलेक्ट्रोड उन्होंने अगर डालेंगे तो याद रखना वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर खुद वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होकर के बाहर आने लगेगा। इसलिए पहला ऑप्शन ऑक्सीजन नहीं निकालेगा।
दूसरा एक्वस सोल्यूशन सोडियम AgNO3 और यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस या माइनस, और मैंने कहा था अगर एनायन प्लस, आपको ट्रिक बताया था, एनायन प्लस अगर आपको ऑक्सीजन दिखेगा तो खुद नहीं जाएगा, और उसके जहाँ पर वाटर जाके कौन सी गैस निकालता था एनोड पे, ऑक्सीजन। ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। चलो फिर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस जाएगा कैथोड पे, SO4 2 माइनस बनेगा, और आपको पता है SO4 के पास ऑक्सीजन है, ये नहीं जाएगा, और यहाँ पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर जाके ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा, कहेंगे ये वाला भी सही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं हाई कंसंट्रेट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको पीछे बताया, अगर हाईली कंसंट्रेट सोल्यूशन H2SO4 का होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आप बताओगे कि आपको एनोड पे क्या मिलेगा भाई, बताओ H2O8 2 माइनस, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर ये वाला गया, तो हम कहेंगे बी और सी, और बी और सी वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन, इसी को टिक कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 57 आपको कह रहा है कि आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है, आपसे कह रहा है कि मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द डाइवैलेंट कैटायन और एनायन इतना और इतना है। देखो आपको कौन सा दे रहा है, मोलर वाला दे रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मोलर कंडक्टिविटी फिर से पूछा जा रहा है सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स विद अबव कैटायन एंड एनायन, ठीक है, उसी कैटायन एनायन के लिए। मान लेते कोई कैटायन है, मान लेते ए नाम का कैटायन है, तो उसके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 प्लस है, और बी नाम का एनायन है ऐसे, तो यहाँ पर मान लेते ए बी टाइप का था, जब ये टूटेगा डाइवैलेंट बोला है ना, अब बताओगे 2 प्लस प्लस 2 माइनस ऐसे बना है, और आपको मोलर कंडक्टेंस इसकी 57 है, इसकी 73 है, और मैंने कहा था अगर मोलर कंडक्टेंस ए बी का पूछा जाए इनफाइनाइट पे, तब बताओगे मोलर कंडक्टेंस, अब बताओगे A2 प्लस का प्लस मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे किसका, अब बताओगे B2 माइनस का, बस दोनों को ऐड कर लेना। जब ऐड करेंगे 57 प्लस 73, आप देखेंगे 7 3 10 आ जाएगा, 7 3 10 2 12 1 13 आ जाएगा 130। अब बताओगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू AgNO3। जब 1 कूलम का चार्ज वहां पर AgNO3 में पास करते हैं, 1 कूलम, याद रखना 1 कूलम बोला गया, तब बताएगा कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो आपको मैं बताऊं, सिल्वर नाइट्रेट से क्या निकल के आएगा, बताएं, सिल्वर नाइट्रेट से निकल करके आएगा Ag+, और एक Ag+ को Ag में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर तो हम एक एक करके बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो जाता है, इसको ऐसा बोलेंगे 1 मोल Ag+ को 1 मोल Ag में जाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो बताओगे कितना चार्ज, 96500 कूलम, इतना चार्ज, तब जाकर के 1 मोल सिल्वर बनता है। 1 मोल सिल्वर का मतलब 108 ग्राम जो इसका एटॉमिक वेट है, इतना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 कूलम का हिसाब बोल रहे हैं हम, कहेंगे भाई हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं 96500 कूलम से कितना, 108 ग्राम सिल्वर बनता है। 1 कूलम का ही आपसे हिसाब पूछा जा रहा है, बताएंगे 108/96500 इतना बनेगा, ठीक है। तो आप बताओगे इतना ग्राम होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1 केमिकल इक्विवेलेंट मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहा है, नहीं, 0.1 ग्राम एटम बनेगा मतलब इतने मोल बनेगा, नहीं, आपसे 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बोल रहे हैं, जिसको हम जेट कहते हैं, इतना। फिर कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम मतलब पूरा मास 1 ग्राम का नहीं, आप बताएंगे इतना ग्राम बन रहा है। तो अब यहाँ पर कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, आपको बताया Z बराबर, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो इस हिसाब से अगर आप देखें सिल्वर के लिए, अगर मैं आपको बताऊं सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना 1, और x की वैल्यू यहाँ से आता है, इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का, जो इसका एटॉमिक वेट वही इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। अच्छा, इतने अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और उतना ही तो डिपॉजिट हुआ है। तो इसका मतलब बताओगे अगर 1 कूलम लेकर के चलोगे 108/96500, जो कि क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, तब बताओगे वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो हम कहेंगे सी वाले को लगाना पड़ेगा। ऑप्शन थोड़ा घुमा फिरा करके था, हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो जानते हैं कि आपको ये पता है, लेकिन उसके हिसाब से ऑप्शंस को ही वहां पर अच्छा बनाते हैं। चलिए अगर बात करते हैं, हाउ कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसको कैसे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बदल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, याद रखना। मान लेते हैं हमारे पास कोई गैल्वेनिक सेल है, जैसे ऐसा पढ़ाते हुए बताया था आपको पूरा डिटेल में, यहाँ पर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड, इनको बाहरी किसी सर्किट से
ऐसा जोड़ दिया, फिर इंटरनली जोड़ दिया। तो अगर इनका जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ई शेल कहते हैं। अगर इसको बाहरी किसी सर्किट से हम बैटरी से और जोड़ दें, ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर ई एक्सटर्नल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बैटरी। और याद रखना, अगर हम चाहते हैं ये एक गैल्वानिक शेल की तरह काम करे, ये तब तक काम करेगा जब ई शेल की वैल्यू बाहर आपने जो बैटरी उसी में जोड़ा है उससे ज़्यादा होगा। तो आप याद रखना, ई शेल अगर इज़ ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, तो आप बताओगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ई शेल कमज़ोर पड़ गए और जो आपने बाहर से बैटरी लगाई उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अब बाहर वाला का टारगेट ये होता है कि इसको इलेक्ट्रोलिटिक शेल की तरह बना दें, ठीक है, ऐसा कुछ कर देता है ऐसा। तो इसीलिए हम बताएंगे यहाँ पर कि अगर हम क्या करते हैं, गैल्वानिक शेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ऐसा बोलते हैं। अगर आते हैं यहाँ पर बताया गया एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रोड्स एट एनोड का, कह रहे हैं एनोड और कैथोड को अगर बदल दे तब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताया गया अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन ए नोड सेल, कह रहे हैं कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल हम वहाँ पर लगा दे, ठीक है, अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल वो किससे ज़्यादा हो, ए नोड सेल। अब बताओ, यही तो बताया, ये तो कह रहे एक्सटर्नल पोटेंशियल किससे ज़्यादा। अब बताएंगे बी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन की पावर हाफ एज सोन। इलेक्ट्रोलाइट्स ए और बी क्या है आपको क्रमशः बताना है। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था, ये अब देख रहे जो पहले शुरू में बहुत कम था, डायल्यूशन करे जा रहा है, बढ़ नहीं रहे, एक बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा ये लोग कौन हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और कोई पहले से काफ़ी ज़्यादा था लेकिन डायल्यूशन करने के बाद माइन्यूट सा ही इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पहले से पूरा का पूरा टूट चुके थे वो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब अगर हमसे पूछा जाए ए वाला कौन है वीक और बी वाला कौन है स्ट्रॉन्ग, तो अब आएंगे यहाँ पर देखेंगे ए वाला हमारा वीक और बी वाला स्ट्रॉन्ग, आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 61 में कहता है गिवन वाला दो स्टेटमेंट हमें दिया गया है। कहा गया के आई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विद डायल्यूशन, गलत बोल रहा है। देखो के आई आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की खास बात होती है कि अगर हम वहाँ पर डायल्यूशन करते हैं तो वो ऐसे बढ़ता था बहुत धीरे धीरे, और वीक वाला तेजी से बढ़ जाता था, ठीक है। इसलिए बताओ कि इनके लिए कहा है स्टीपली इंक्रीज कर जाता है, मतलब बड़ी तेजी के साथ। बताओ कि ये गलत बोल रहा है। अगला फॉर कार्बोनिक एसिड में बता दो H2CO3, और आपकी जानकारी के लिए बता दो ये बहुत ही वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम कर रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली ऑन डायल्यूशन, इसको डाइल्यूट करेंगे स्लोली नहीं। आप बताओगे शुरू में दिखा था लेकिन एक बहुत तेज बढ़ जाता है, तब बताओगे ये भी गलत बोल दिया। तब बताओगे पहला दूसरा दोनों गलत है, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो हम लोग 61 का यहाँ पर बी वाला ऑप्शन टिक करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट फर्स्ट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द CH3COH। कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन करते हैं, मतलब कि इन्फिनाइट डायल्यूशन, तो KCl का जो आपको वहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी वो CH3COH से ज़्यादा मिलेगी। गलत। देखो ये वीक है, शुरू में तो कम देता है लेकिन जब देता है तो बहुत ज़्यादा दे देता है, तो स्टेटमेंट गलत है। फिर अगला कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर डायल्यूशन बढ़ा दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, डायल्यूशन, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। और सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब डायल्यूशन कर रहे हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये घटा रहे हैं, तब बताएंगे गलत कर रहे हैं, ठीक है। तब बताओगे ये कह रहे हैं कि डिक्रीज कर जाएगा अगर कंसंट्रेशन को कम करेंगे, कंसंट्रेशन कम करने मतलब डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बताओगे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो इसमें हम डी वाले को टिक कर देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। और जब 63 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया गया मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। आपको यहाँ पर यूनिट दिया गया, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं और यूनिट्स, और सेल कांस्टेंट मैंने कहा था कि पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। कंडक्टिविटी कप्पा की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था साइमन
पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर, साइमन की यहाँ पर ओम लिख सकते हैं, यहाँ पर ओम इनवर्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल, अगर टूटा हुआ मोल अपॉन नीचे फिर से मोल है तो वो तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ए का कौन सा थर्ड, ए का कौन सा थर्ड, दो ऑप्शन चल रहे हैं। फिर वी का कौन सा फर्स्ट, अब भी टक्कर में चल रहा है। फिर सी का कौन सा बताओगे फोर्थ, सी का फोर्थ ये। अब बताओगे डी वाला, यहाँ सी वाला अपना यहाँ पर सही हो जाता है। चलो 64 की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, कौन सा इक्वेशन आपका इनकरेक्ट है। इसके लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, फिर उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। CH3COO अगर Na हो प्लस HCl हो, आपको तो अगर ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे तब बताएंगे यहाँ पर CH3COH प्लस NaCl बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है, अब इसमें किसी का पूछा जाता है, याद रखना जितना अब बताओगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस इसका और इसका रिएक्टेंट का मिला दिया जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसी को कैसे भी कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर एसिडिक एसिड का या फिर एसिटेट आयन का और इसका बराबर इन दोनों के सम के बराबर। अब जब इधर इनका और इनका बराबर इनके इनके है, तब इसी में किसी को इधर कर दे किसी को उधर कर दे तो साइन बदल जाएगा। तो चलो जैसे यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ए वाले ऑप्शन में आपको बताया गया, क्या ये सही है। वाटर का मोलर कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है और हमारे पास HCl NaOH और NaCl है, तो हम कह सकते हैं HCl NaCl का सम कर दो, फिर NaCl को हटा दो, HCl और NaOH को जोड़ दो और NaCl को घटा दो। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम कहेंगे पहले इन सबको देख करके इनके एक रिएक्शन तैयार करते हैं। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर NaOH प्लस HCl बराबर लिखूंगा तो आप बताओगे यहाँ पर लिख जाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अगर हमें वाटर का निकालना, मैंने कहा था इन दोनों का बराबर इन दोनों के, तो अगर हमसे वाटर का पूछा जाए भाई वाटर का बताओ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कहेंगे इन दोनों का जोड़ कर इसको घटा दो, है कि नहीं, वही तो लिखा है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दिया इसको घटा दिया, तब बताओगे ये तो सही है। हमें इनकरेक्ट वाला देखना। फिर अगर सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखो यहाँ पर NaBr लिखा है, यहाँ पर NaI, यहाँ पर KBr NaBr। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो आयंस आपको रिएक्टेंट साइड मिलेंगे वही सेम आयन किसी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलता है। अब वैसे साफ साफ देखो NaBr Br तीन जगह Br है, यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर NaI लिख दिया, तो बताओगे यहाँ पर किसी से भी वो मैच नहीं कर रहा है, तो बताओगे इसका मतलब यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लेके चलते हैं NaBr और NaCl बराबर KBr और KCl, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सही आएगा। और वैसे कह रहा है कि NaCl और KCl बराबर KCl माइनस NaCl बराबर KBr माइनस NaBr, इसी को ही घुमा करके यहाँ पर इधर उधर किया गया। तो आप रिएक्शंस अगर लिखेंगे यहाँ पर तो ये दोनों आपको सही मिलेगा। याद रखना केवल बी वाला ही करेक्ट है, तो इसीलिए आप बताओ कि मतलब इनकरेक्ट है, उसी को हम टिक करते हैं। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए। अगर प्योर वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना प्योर वाटर के केस में, तो आपको बताया प्योर वाटर के केस में वो भी कितना 25 डिग्री से H प्लस कंसंट्रेशन कितना आ जाता है 10 की पावर -7। और हमसे पूछा गया यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2 वुड बी, उसका प्रेशर क्या हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जीरो हो जाए। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा हम रिडक्शन मान के चलते हैं, यहाँ पर ये H2 आ जाता है। फिर अब अगर हम यहाँ पर देखें तो याद रखें, इसके लिए अगर मैं यहाँ पर E रिडक्शन लिखूँ, E नॉट रिडक्शन हाइड्रोजन का हमेशा जीरो होता है, तो अब आप बताओगे -0.059 अपान 2 लॉग, हमें पता है प्रेशर ऑफ H2 अपान H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और हमें कह रहा है कि ए रिडक्शन की वैल्यू या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से, और मैं आपको बता दूं ये तभी 0 हो सकता है जब हमारे पास लॉग की वैल्यू 1 आ जाए। और लॉग की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यू बराबर होगी। और आप बताओ ये तब पॉसिबल होगा जब प्रेशर ऑफ H2 इक्वल H प्लस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर। और आपको पता है अगर हम यहाँ पर देखें H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर मतलब H प्लस कंसंट्रेशन प्योर वाटर के लिए कितना 10 की पावर -7, और हमें इसका कर देना है स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 की पावर -14। और अब बताओगे यही तो चाहिए था प्रेशर ऑफ H2, तो इस हिसाब से हम बताएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 66, कंसीडर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकेंड, आपको बताना है क्या सही होगा। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
कर अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी, देखना यहाँ पर कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की बात कर रहा है, ठीक है ये। और मैं आपको ये बता दूं कि जो के होता था अपना, ठीक है ये, अगर हम यहाँ पर डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करोगे ना तो के के लिए मैंने आपको बताया था के का जो डिफरेंशियल होता था पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन की वजह से कंडक्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर आप पानी मिलाते चले जाते तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा, तब बताओगे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पर क्या करते हैं, वहां पर कंसंट्रेशन, अगर आप क्या करते हैं वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो उस कंडीशन पे आप बताओगे के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लेकिन वही कंसंट्रेशन मतलब कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो घट जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कंसंट्रेशन को घटाने पर क्या बढ़ जाएगा, नहीं, बताओ कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा कब, जब इसको आप घटाओगे, उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, फिर कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे ही कह रहे हैं कि अगर डिक्रीज कंसंट्रेशन का मतलब पता है, डिक्रीज कंसंट्रेशन का मतलब आप बताओगे यहाँ पर डाइल्यूशन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डाइल्यूशन। और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मैंने कहा था ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज कर जाता है। तो हम डाइल्यूशन करेंगे तो बढ़ता है, अगर डाइल्यूशन करने पर बढ़ रहा है तो इन्होंने क्या बोला, इंक्रीजेस कब, विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को घटाने का मतलब डाइल्यूशन ही तो कर रहे हैं, तो मतलब ये सही बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप गलत बोलोगे, दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो 66 में आप बताओगे स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग, जबकि सेकंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो 66 में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, कह रहे FeO4 2 माइनस है, Fe 3 प्लस में जा रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज आपको 2 का मिल रहा है, फिर 2 से इसमें जा रहा है तो आपको इतना, फिर इसमें से जा रहा है तो आपको माइनस में मिल रहा है। तो पूछना क्या चाहते हैं, द एबव डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन वोल्ट्स ओवर द एरो। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका क्या होगा अगर ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाए, देख रहे हैं यहाँ पर इसको 2 प्लस में लेके जा रहे हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है FeO4 2 माइनस से Fe 3 प्लस जाने पर उन्होंने कहा भाई इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। फिर हमने कहा कि ठीक है, और Fe 3 प्लस से Fe 3 प्लस से Fe 2 प्लस में जाने पर ये 0.8 वोल्ट है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर हम FeO4 2 माइनस को अगर हम डायरेक्ट Fe2 में लेके जाएं तो इसकी वैल्यू कितना वोल्ट आएगा। तो अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं, 2 का देकर किसी तीसरे का पूछा, सबका रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर आयरन का देखें 4 दूनी 8, 2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा +6, +6 से 3 जा रहा है। मैं बता दूं इसके लिए x की वैल्यू या फिर n जिसको हम लोग कहते थे, n की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा 3, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, बताओगे n की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर +6 से यहाँ पर 2 है तो n की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ पर 4। तो मैंने कहा अगर 2 का दे करके सेम इलेक्ट्रोड है किसी तीसरे का पूछा जाए तो N3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ पर मैक्सिमम चेंज होगा उसी को थर्ड मानेंगे, ये तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके मैं सॉल्व करता हूँ। अब बताओगे N3 E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2। अगर N3 की बात करते हैं तो यहाँ पर बताओगे 4 × E3, यही निकालना हमें, क्योंकि हमने 3 इसको क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसको निकालना था इसलिए माना कि नहीं, जहाँ पर मैक्सिमम चेंज आएगा उसको थर्ड मानता है। और फिर बचे हुए किसी को 1 2 मान लो, मान लेते इसको 1 मानते हैं तो यहाँ पर 3 × क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 1 × कितना 0.8। तो चलो अब 4 E3 बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6.8 आ जाएगा। तो E3 बराबर आपका आ जाएगा 6.8/4, 17 चौका 68, 1.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो वाला केस। तो जेईई मेंस वाले थे थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछा, इसके अलावा नॉर्मली कोई इतने ऑक्सीडेशन से इतना ऐसा आपको आसानी से दे देता है। यहाँ पर इन्होंने एक एरो में आपको सभी को रिड्यूस होते हुए लिखा है, फिर यहाँ पर किसी एक का पूछ लिया। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। 68 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ शेल आर मेंशन। कुछ हाफ शेल का आपको यहाँ पर ऐसा बताया गया, ठीक है। ये
फिर कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी नॉट, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन देगी। और मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी नॉट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ई नॉट एफ। एन ई नॉट आपको ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए नेगेटिव में, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। और याद रखना अगर हम ये चाहते तो हमारे पास ई नॉट शेल की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ई नॉट सेल की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी। और ई नॉट सेल की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी कभी आपको ऐसा बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशंस दे तो आपके पास वहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसके एसआरपी की वैल्यू अगर सबके एसआरपी, तो आपको दो एक्सट्रीम केस वाला उठाना, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। एक मैक्सिमम और मिनिमम, और जिसका मैक्सिमम होगा उसका रिडक्शन कराना, जिसका मिनिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन कराना। चलो इस कॉन्सेप्ट अगर चलते हैं तो आपको मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, सिल्वर का, और मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, मैग्नीशियम का। अब इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सिल्वर और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन उठाते तो सबसे सही होता, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आपको सिल्वर का रिडक्शन और मैग्नीशियम, मैंने कहा जिसके एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन कराना, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन। तो उसमें हम ऐसे कराते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कहते हैं Mg से Mg2+ लेते हैं, फिर यहाँ पर Ag प्लस से Ag। अब ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसी को टिक कर देंगे। फिर हम आते हैं तो हमें Ag और Mg का एक ऑप्शन एक मिलता है कंडीशन, लेकिन इसमें उल्टा करा दिया, Ag का ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का रिडक्शन, ये तो सबसे खराब सेल बन जाएगा, तो अब तो इसको कभी नहीं लगाओगे। अब बताओगे अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कराता हो सिल्वर को तो इससे अच्छा कोई सेल था नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं पर मैग्नीशियम को दिख ही नहीं रहा है, एक जगह प्रोडक्ट साइड दिखा और कहीं पर दिख रहा है प्रोडक्ट साइड। अब बताओगे अब तो इससे उम्मीद गई। फिर और क्या हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं कि अगर सिल्वर को हम इसके साथ, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ये सेकेंड जो सबसे लो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो अब बताओगे तब भी ऑप्शन बन सकता है। तब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन, क्योंकि सिल्वर की तुलना में ये कम है, ये ज़्यादा है, कहेंगे इनका रिडक्शन। अगर ऐसा भी मिल जाएगा तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे सब ज़्यादा उम्मीद थी वो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बताओ ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो दूसरा हमारा ऑप्शन बनेगा वो ये है, तो हम कहेंगे तो हमें इसी को ही टिक करना पड़ेगा, है समझ में। तो हम उसी को ही टिक करते हैं, फर्स्ट वाले को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे फॉर द गिवन शेल, अब देख रहे हैं एक शेल दिया गया जिसमें आयरन का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। द स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल ऑफ द एबव रिएक्शंस गिवन, ऐसा ऐसा है। तो पूछना क्या चाह रहा है, तो कह रहे हैं कि इनका हमसे पूछा जा रहा है, इतना डाटा दिया था। पहले बताओ जिसका एक शेल का पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले मैंने जो सिखाया था वो करेंगे। आप कहेंगे ई शेल बराबर हम लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन प्लस ए रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन, आयरन का। आप बताओगे यहाँ पर Fe2+ से Fe3+, फिर प्लस ई नॉट क्या हो जाएगा, Ag प्लस से Ag, ऐसा कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इस बात का ध्यान देना है, हमें आयरन का 2 से 3 वाला चाहिए था। आयरन के तो 2 दिए हैं, 2 से 0 दिया है और 3 से 0, लेकिन जो चाहिए तो वो नहीं दिया और सब दे दिया। अब सवाल आता है हमें तो ये वाला चाहिए था, क्योंकि देखो सबका रिडक्शन है, तो हमें आयरन का अगर ये वाला दे देता ना, यहाँ से यहाँ वाला, तो हमें कुछ करना ही नहीं था। सिल्वर वाला जो चाहिए था वो लिखा है, 1 से 0 वाला लिखा है, बस आयरन का ये वाला दिया होता तो ठीक है। हमने कहा नहीं दिया तो क्या करें, आगे बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2। तो अब मैंने कहा था कि किसको, जो जिसको निकाला उसको बोलेंगे, नहीं, जहां पर मैक्सिमम चेंज आ रहा है उसको हम थर्ड बोलते हैं। यहाँ पर 3 है तो बताओगे 3 × Z बराबर 1, इनको बोल दो कोई दिक्कत नहीं, 2 × Y प्लस इनके लिए कितनी की वैल्यू बताओ, 3 से कोई 2 हो रहा है, मतलब 1 का चेंज, 1E2 आ जाएगा। अब अगर हम E2 बराबर देखें, E2 किसके लिए बताओ, अब बताओगे 3+ से 2+ के लिए होता है, तो अब क्या हो जाएगा बताओगे 3Z - 2Y, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बताओगे चलो ये भी बना के रखते हैं साइड में, इनको इधर भेज दिया तो ऐसा हो। अब इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं, लेकिन अब बताओगे देखो हमने जो निकाला है 3 से 2 निकाला है, यहाँ पर 2 से 3 चाहिए। अपने कहा इतना तो हम सीख ही चुके हैं कि क्या बोल देंगे वहाँ पर 2 से 3 है, लेकिन हमने क्या निकाला 3 से 2, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सब सही हो जाएगा, है कि नहीं, जो साइन बदल जाएगा। प्लस सिल्वर के लिए वैल्यू पहले से कह रहा है कि वो तो ZX है, तुमने कहा ठीक है हम निकालते हैं, तो हम कहेंगे -3Z, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2Y + X, हो गया आपका ऑप्शन तैयार, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, X + 2Y - 3Z,
तो आपका कौन सा ऑप्शन, ए वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ए वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको कहता है बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो, और इसमें अगर हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर कई लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल थे, तो पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात आए तो सबसे पहले एक लाइन ये लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा SREP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा SRP के इन्वर्सली हो जाता है, SRP के। तो बताओ कि जिसके SRP की वैल्यू सबसे कम दिखेगा उसी को कहेंगे भाई यही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किसके SRP की वैल्यू सबसे कम है, प्लस में प्लस में प्लस में, यहाँ पर देखो ये माइनस में, सबसे कम ये। और इसमें अगर हम देखें किसको टिक करना है, जो कम ऑक्सीडेशन नंबर का होता है, तो बताओगे इनको टिक करते हैं, बताओगे CR। इन सभी में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है, CR। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें कहा गया फॉर Mg से Mg2+ जा रहा है, फिर Ag+ से Ag में था करेक्ट नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का सही फॉर्मूला क्या हो, याद रखना यहाँ पर इसे इक्वल का साइन सब मिसप्रिंट हो गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ln के बाद ये वैल्यू है। तो बताओ कि इस रिएक्शंस के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने पढ़ाते समय कहा था कि दो लाइन यहाँ पर लिखा है सॉल्ट ब्रिज, और इसके इधर आएंगे तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट मेन रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अगर इनके लिए अगर हम यहाँ पर लिखें ई शेल लिखें तो हम कहेंगे, हम यही लिखेंगे ई शेल बराबर ई नॉट शेल माइनस, फिर कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ln के साथ लिखेंगे तो कहेंगे 2.303 हटा देंगे RT/NF, और आपको पता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर पकड़ेंगे, तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट इन्हीं के हिसाब से लिख देते हैं 2F। ठीक है, फिर ln। अब बताओगे पहले हम किसको लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रोडक्ट कौन है Mg। अब बताओगे Mg2+ की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट में ये है, ये सॉलिड, इसको लिखेंगे, फिर आते हैं अपन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ये है, इनको लिखेंगे, बचाइए इसको लिखते हैं। और याद रखना यहाँ पर Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे। क्यों, इसको मैं रिएक्शन से लिख के बताऊँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा Mg+2Ag, ये आ जाएगा किस में आपको बताया, यहाँ पर बताओगे Mg2+2Ag में चला जाएगा। इसलिए याद रखना कि यहाँ पर सिल्वर के 2 कोफिशिएंट है तो उसका स्क्वायर होगा। तब बताओगे इसका मतलब मिला जुला के यही जिस ऑप्शन में मैच करे उसी को टिक कर देते। और जब हम यहाँ पर आते हैं देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच करता है, तो पता चलता है कि पहले वाले में प्लस साइन है, Ag को ऊपर किया, इसको नीचे किया नहीं, माइनस साइन है, RT सब कुछ रखे, Ag को ऊपर किया है, नीचे गलत है। यहाँ पर Mg को ऊपर, Ag को नीचे किया, लग रहा था एक पल के लिए ये सही हो, लेकिन यहाँ पर देख रहे इसका स्क्वायर गायब है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर तो दिए लेकिन उल्टा कर दिया, तब बताया इसका मतलब क्या, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। लेकिन एक पल के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कन्वर्जन करो। अब बताओ कि अगर ई शेल है बराबर, हम यहाँ पर कह सकते हैं ई नॉट शेल, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इसको ऊपर इसको नीचे कर दूं, तब बताओगे तब क्या होगा। और कभी भी अगर ln या फिर log के बाद वाली वैल्यू अगर ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पर जो भी साइन होगा वो पलट जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस RT/2F, फिर यहाँ पर आ जाएगा ln। आप बताओगे यहाँ पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा Mg2+, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ सकता, अगर ये आ गया तो यहाँ पर आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन ए वाला मैच करेगा। ठीक है, उनको भी पता था कि इतना सब जानते ही हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सा कन्वर्जन खेल लेते हैं, तो ऐसा किया। ठीक, चलो 72 की बात करते हैं। कहा गया फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कह रहे अगर हम फ्यूल सेल की बात करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करते हैं तो क्या इसके बारे में स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। कह रहा है हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप, सही कह रहा है। ठीक है, इनका यूज हम स्पेसशिप में यूज करते हैं इनका। फिर बताया हैज अ एफिशिएंसी, केवल 40% नहीं, लगभग 70% के आसपास होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। यूज एल्युमिनियम एज अ कैटलिस्ट नहीं, एल्युमिनियम कैटलिस्ट का यूज नहीं किया जाता, पैलेडियम वगैरह का इन सबका यूज करते हैं। बताया गया इको फ्रेंडली, सही है क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री वर्क करता है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता है। फिर कहता है इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक शेल, सही है, ये गैल्वेनिक शेल है क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस हिसाब से बताओगे ए सही दिख रहा है, डी और ई, ए डी ई, ए डी ई, तब बताओगे सेकेंड वाला ए डी और ई। ठीक है, द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक्स इन्वॉल्व्स। ठीक है, कहा गया जो क्लॉक्स में इन्वॉल्व होता है शेल, अगर उसके बारे में बात करें
क्लॉक में जो यूज़ होता है आपको पता है वहाँ पर क्या यूज़ होता है, ड्राई शेल। क्या यूज़ होता है बताओगे, ड्राई शेल। और ड्राई शेल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब बताओगे यहाँ पर लैंशे शेल कहा जाता है ना। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लैंशे शेल होता है वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ए नोड पे हमें क्या देखने को मिलता है पता है, ए नोड पे अगर हम जाते हैं तो मैंने कहा था जिंक का ऑक्सीडेशन होता था, याद है। और जब हम कैथोड पे आते थे तो मैंने कहा था MnO2 का कैथोड था, ठीक है। यहाँ पर मतलब वहाँ पर ग्रेफाइट का था, लेकिन कैथोड पे जो रिएक्शंस होते थे MnO2 वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिएक्शंस करता था उन सबका, और मैंने कहा था ये कन्वर्ट हो जाता है MnOOH में, याद है। और यहाँ पर आते हैं इसका ऑक्सीडेशन +4 है, यहाँ पर आते हैं इसका ऑक्सीडेशन +3। तो आप बताओगे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कैथोड पे तो रिडक्शन होगा, और कहा गया कि रिडक्शन ऑफ Mn होगा, सही है, +4 से +3, +4 से +3 सही, यही ऑप्शन सही है। इसके अलावा कह रहे ऑक्सीडेशन तो होता नहीं कैथोड पे, रिडक्शन होगा +7 से +2 नहीं, क्योंकि ये होता ना वहाँ पर, अब ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। अब बताओगे ए वाला ही ऑप्शन आप वहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपसे कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखो थैलियम का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन करा रहे हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर आपका जो सेल पोटेंशियल है 0.83 है, 298 केल्विन, इट कुड बी इंक्रीज। अगर इस पोटेंशियल को हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें वहाँ पर। तो अगर इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शंस लिख करके सिखाऊं तो यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे लिख देते हैं, आपको पता है, चलो नहीं रिएक्शंस लिख लेते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे TL 2TL + Cu2+, अब बताओ कि यहाँ पर 2TL + Cu इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी केमिकल रिएक्शंस है, और ये आयंस है, ये सॉलिड्स है। अगर इनके लिए हम ई शेल लिखें, हम कहेंगे ई नॉट शेल -0.059, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है। अब बताओ कि यहाँ पर TL+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, Cu2+। याद रखना, मैंने कहा था अगर आप समझो, अगर इसको हमें बढ़ाना ही है, ये तो वैल्यू फिक्स होती है, इसको बढ़ाना है तो याद रखना, अगर TL+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ई नॉट सेल में से अब ज़्यादा घटाओगे तो जो बचेगा वो ई शेल होगा। मतलब अगर TL बढ़ाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा आपके पास। अगर यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर कॉपर को बढ़ाओगे, अगर हम कॉपर को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इधर वाली माइनस की इधर वाली वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो जिससे कि अब ई नॉट सेल में से हमें कम घटाना पड़ेगा, तब जो ज़्यादा बचेगा तो आपका ई शेल कहलाएगा। इसीलिए बताओगे यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पर Cu2+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके ई शेल को बढ़ा सकते थे, या फिर एक और रास्ता था TL के साथ, ठीक है। TL की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये घटता है, तो TL की कंसंट्रेशन क्यों ना घटा दे, तब भी क्या हो जाएगा, ई शेल आपका बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठता है दिए गए इसमें स्टेटमेंट से। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन, Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर दे, पहले ऑप्शन से हो गया। फिर क्या, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl+ आयन, इसको बढ़ाओगे तो घट जाएगा, तो गड़बड़ होगा। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों को घटा दे, फिर कह रहे दोनों को बढ़ा दे, अब बताओगे गलत। तो आपका सबसे सही कौन सा हो जाएगा, बताओगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो नीचे पाई जाने वाली कंसंट्रेशन इसको बढ़ा दोगे तो हो जाता है। चलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, कह रहे फॉर लेड स्टोरेज बैटरी, जो एक सेकेंडरी शेल का एग्जांपल होता है लेड स्टोरेज बैटरी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट वहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो एनोड पे क्या हो जाता था आपको पता है, अगर याद हो थोड़ा बहुत मोटा मोटा, एनोड लेड का बना होता था, H2SO4 रिएक्शन करके PbSO4 बनाता था, याद आया। और अगर हम कैथोड पे जाते थे तो वो PbO2 का था, वो भी H2SO4 रिएक्शन करता था, और फाइनली वो भी PbSO4 बनाता था। इतना हमें पता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग के दौरान है, जब वो डिस्चार्ज होता है तब, और जब चार्ज होगा तो यही क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन उल्टी होने लगेगी। अगर चार्ज करेंगे तो एनोड पे अब आपको लेड मिलेगा और कैथोड पे आपको PbO2 मिलेगा जब चार्जिंग, लेकिन ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग की थी। तुमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू PbO2। एनोड पर PbSO4 Pb में जाएगा, PbO2 नहीं, गलत, एनोड वाली है ना, तो आप बताओगे Pb बनेगा, PbO2 बना रहे थे। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड कन्वर्टेड टू PbO2, सही कह रहा है। चलो अगला पढ़ते हैं।
लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड PbO2 एज एनोड। नहीं, PbO2 क्या था? कैथोड था, केवल Pb एनोड था, ये भी गया। फिर कह रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी हैज़ अ 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट। ये सही, ये याद रखना, ये पूरा एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन पे ही स्टेटमेंट है। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि बी और डी हमारा सही है, तो इस हिसाब से कौन सा लगाएं? बी और डी। हम सेकेंड वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा। आपको मैचिंग कराना है ना, मैचिंग कराने यहाँ पर देखते हैं। तो मैच कराएंगे तो कैसे? लेक-लैंशिया सेल, जिसको मैंने ड्राई सेल कहा था, ठीक है, वहाँ पर आप बताओगे इसमें जिंक का एनोड बना होता था और उसका ऑक्सीडेशन होता है। निकल कैडमियम सेल की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफ था इसका। और फ्यूल सेल आपको बताया है कि यहाँ पर फ्यूल डालते रहो, कंबर्शन होकर के एनर्जी देगा, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबर्शन ये। फिर बताइएगा मरकरी शेल की बात करते हैं। मरकरी शेल यहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड हेयरिंग एड्स। बताया गया हेयरिंग एड्स में इसका यूज़ किया जाता है और इसमें कोई भी आयंस नहीं इन्वॉल्व होता। और यही खास बात थी, उसका जो वोल्टेज 1.35 के आसपास था, वो पूरी लाइफ जब तक वो चलेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, तब तक उसका वोल्टेज फिक्स होता है। कभी आपसे पूछा जाए क्यों फिक्स होता है? क्योंकि उसमें कोई भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बताइए हिसाब से क्या हो जाएगा? ए को लेके जाएंगे डी के साथ, ए को लेके जाएंगे डी के साथ, ये वाला हम बताएंगे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप बताओ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे, लिथियम था, ऐसे मेटल्स आते थे, जहाँ हाइड्रोजन आ जाता था, हाइड्रोजन के जस्ट बाद यहाँ पर याद रखना कॉपर आता था। तो अगर इनकी लिस्ट लिखें तो बताओगे I2 आ जाएगा, I2 के और नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सिल्वर वगैरह मिलेगा, फिर और नीचे आओगे तो आपको क्लोरीन मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही था वहाँ पर, ठीक है। और लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम। अगर यही इतने लोग हैं, अगर हम देखें नीचे जाने पर बढ़ता है, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? बताओगे Cl का। तो आप बताओगे Cl कहाँ पर? पहले पे, तो फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बताओ, सभी ऑप्शन में कह दिया, ये तो सब रटे होंगे। चलो अगला आप क्या करें, इसके बाद किसका नंबर आएगा? 1 मिनट, हाँ सही है, तो इसका हो जाएगा सही। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आप बताओगे किसका आना चाहिए? सिल्वर का। सिल्वर कौन से ऑप्शन में? सी। देखो अब 2 ही ऑप्शन बचे। फिर इसके बाद किसका आना चाहिए? आयोडीन का। आयोडीन बोले तो यहाँ पर कौन सा है? बी वाला। इसके बाद कौन सा? दोनों भी टक्कर में चल रहे हैं। फिर इसके बाद किसका आना चाहिए? सोडियम का। सोडियम कहाँ पर है? आप बताओगे डी का। किसका आ जाएगा यहाँ पर? डी का। उसके बाद ई का। तब बताओगे कौन सा? पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर जेई के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नीट के क्वेश्चंस को देखते हैं। और नीट के अगर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको बताया द करेक्ट वैल्यू ऑफ शेल पोटेंशियल्स इन द बोल्ट फॉर द रिएक्शंस दैट अकर व्हेन द फॉलोइंग 2 हाफ शेल्स आर कनेक्टेड इज। तो हाफ शेल को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो नया सेल पोटेंशियल बनेगा वो क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 6 से 3 और 2 से 0। तो हमें यहाँ पर ही देखो क्या दिया, दोनों का SRP दिया ना। और मैंने हमेशा से आपको सिखाया जिसका SRP ज़्यादा होगा, ये हायर है ना, उसको रिडक्शन हाफ सेल बना दो। क्या करना? रिडक्शन हाफ सेल, उसका रिडक्शन कराना, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन करा देना। तो जब आप इसके लिए ई शेल लिखोगे, क्या लिखोगे? ई शेल। अब बताओगे ई नॉट ऑक्सीडेशन, किसका कराना ऑक्सीडेशन? जिसका कम है। और आयरन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो Fe से Fe2+ वाली वैल्यू प्लस। उसके बाद क्रोमियम का क्या कराना है? रिडक्शन, ए नॉट Cr2O7 2- से Cr, यही कराना है। अब वैल्यू रख करके आपको जो मिलेगा उसी ऑप्शन को टिक कर देना। Fe से Fe2+ में अगर हम जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस 0.44 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1.33। अगर हम देखते हैं 4 3 7 यहाँ पर 1.77, आपका पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है ये? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है कई लोगों का। फिर पूछना क्या चाहता है? करेक्ट रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मैंने आपको फिर से कहा, रिड्यूसिंग पावर के लिए 1/SRP, SRP के इन्वर्सली हो जाएगा।
जिसके एसआरपी की वैल्यू सबसे कम वो सबसे ज़्यादा। देखते हैं सबसे कम एसआरपी की वैल्यू कौन रख रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम है, सिल्वर है, पोटेशियम, क्रोमियम है। एल्युमिनियम का -1.66, सिल्वर का प्लस में है, पोटेशियम का माइनस में सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट समथिंग है, और पोटेशियम के बाद क्रोमियम, इसका भी माइनस। तो सबसे ज़्यादा बताओगे पोटेशियम का होना चाहिए। 2 ऑप्शन में पोटेशियम चल रहा है। पोटेशियम की वैल्यू के बाद किसकी वैल्यू कम होगी यहाँ पर, अब बताओगे एल्युमिनियम का -1 पॉइंट, दोनों ऑप्शन टक्कर में चले। फिर इसके बाद किसका बताओ, क्रोमियम का माइनस में, सिल्वर का प्लस में, बताओगे क्रोमियम वाले के साथ जाएंगे, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मेन रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस मेन रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन। द हाफ शेल आपको यहाँ पर दिया गया, उनका पोटेंशियल आपको दे दिया गया, दोनों का रिडक्शन लिखा गया, सिल्वर का और इनका। तो क्या पूछ रहे हैं, द सेल पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ये लिखो इनके लिए ई नोट शेल। जब ई नोट शेल लिखेंगे तो आप बताएंगे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2 प्लस ई नोट Ag प्लस से Ag, Zn से Zn2 प्लस की वैल्यू की बात करके देखना, इनका रिडक्शन दिया, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए, आप बताओ 0.76 प्लस सिल्वर का रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन ही चाहिए था 0.34। अब बताओगे कोई दिक्कत नहीं, 6 4 10 7 3 10 1 11, आप बताओगे इतना 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए 81 को देखते हैं, और बताए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SREP ऑफ अ हाफ रिएक्शंस आर गिवन। देखो यहाँ पर इतना दिया गया, सबके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का SRP की वैल्यू दिया, कह रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया है, जब ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी जाए तो SRP के डायरेक्टली, और जब रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, SRP के यूनिवर्सली हो जाता है कि नहीं, हो गया। तो बताओ सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पूछना चाहते हैं, पहले इनका हिसाब कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा, बताओ फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा 2.85, बताओ कि फ्लोरीन को टिक करो, एक ही ऑप्शन में फ्लोरीन है। फिर सबसे कम रिड्यूसिंग के लिए क्या, सबसे कम वाले को टिक करेंगे। सबसे कम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, आयोडीन के केस में सबसे कम देखो यहाँ पर, तो बताओ कि EC को टिक कर देते हैं, और इसमें भी हम I2 को नहीं I- को टिक करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम तो आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 82 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn से Sn4 से 2 प्लस इतना है प्लस में, और Cr3 से 0 पे इतना माइनस में। These two couples in their standard state are connected। ठीक है, तो आपसे सेल पोटेंशियल पूछा गया, आप देख रहे हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको रिडक्शन होने दो, जिसका कम उसको ऑक्सीडेशन करा दो। तो यहाँ पर लगा लो ई शेल बराबर ई नॉट, ऑक्सीडेशन किसका कराओगे, क्रोमियम का, और जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है उनसे कह दो भाई तुम रिड्यूस ही हो जाओ। क्रोमियम से Cr3 प्लस कहाँ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो माइनस लेके इसको प्लस में 0.74 कर देते हैं, प्लस Sn का कितना हो जाता है 0 पॉइंट प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 15 आ जाएगा, तो बताओगे 5 4 9 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 0.89 वोल्ट आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 83, और 83 में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस इलेक्ट्रोकेमिकल्स है। तो EMF ऑफ शेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको कह रहे हैं कि क्या ये आपको रिलेशन सही लग रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, गलत बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने आपको ये बताया था, अगर हम E नॉट शेल निकालना चाहते हैं तो मैंने कहा E नॉट अगर क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, यही तो है। अब बताओगे ए नोट पे ऑक्सीडेशन, तो ए नोट के ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू प्लस रिडक्शन वाली वैल्यू को जोड़ दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए नोट का तो लिखे हैं, फिर रिडक्शन का कैथोड वाले का रिडक्शन, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, आपको क्या होना चाहिए था प्लस, इसकी वजह से ऑप्शन गया। फिर EMF ऑफ शेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए नोट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब यही चीज को बता रहा है। ए नोट मतलब ऑक्सीडेशन वाले का, मतलब ये नोट की बात कर रहा है और ये कैथोड की बात कर रहा है, तो ये बात सही है। बताओ इसके साथ जाते हैं। फिर कहता है EMF ऑफ शेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नहीं ये गलत हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, और दोनों का रिडक्शंस दे रहा है, याद रखना जब दोनों का रिडक्शंस दे तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड करते हैं। कब, जब बोथ SREP गिवन,
दोनों का SRP देगा तो ये करेंगे। और अगर मान लेते वहाँ पर एनोड माइनस कैथोड भी एक जगह होता है, कब जब बताओगे SOE पे, देखना यहाँ पर, लेकिन सब सेम ही चीज़ को बताते हैं, बस यहाँ पर घुमा फिरा के ऐसा बोला जाता है। तो बताओगे ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, अगर माइनस करते तो ये सही हो जाता, लेकिन प्लस करके गलत कर दिया। इमा ऑप्शन कह रहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का, बताओगे ये सही, यही वाला बात कर रहा है। दोनों का अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो एनोड में से कैथोड, दोनों का रिडक्शन दिया है तो कैथोड माइनस एनोड। तो हिसाब से हम बताएंगे दो ही ऑप्शन सही जा रहे हैं, सेकंड और फोर्थ आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं 84, और 84 की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताएगा इफ ए नॉट सेल फॉर गिवन रिएक्शंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, किसी रिएक्शंस के लिए अगर ए नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आई है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिलेशन डेल्टा जी नॉट और के का। तो डेल्टा जी नॉट का तो फॉर्मूला पहले लिख ले, माइनस एन ए नॉट सेल इनटू एफ। अगर ये वैल्यू नेगेटिव, आप खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव इनटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा जी नॉट का एक रिलेशन जानते हैं -2.303, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं -RT ln के इक्विलिब्रियम। तो आप खुद बताओ, अगर ये वैल्यू में पॉजिटिव चाहिए तो आपको पता है के इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 1। मैंने कहा था कि देखो लॉग के बाद वाली कोई वैल्यू हो तो उसको हम 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम 0 नहीं लाते, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग के था, हम जानते हैं के की वैल्यू, मैंने आपको ऐसा समझाया था, अगर 1 है तो इसको 1 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव सोचना है, 1 से कम मतलब नेगेटिव को सोच करके करना है। 1 से कम होगा तो मान लेते हैं नेगेटिव की तरह, तो यहाँ पर इससे नेगेटिव इनटू से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बताओगे यहाँ पर डेल्टा जी नॉट आपका ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए अगला आपको बताया था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन इतना वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। इसके लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बस कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, आपको ध्यान देना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ए नॉट एफ ना, बस रख करके कैलकुलेट करना। और देखना यहाँ पर अगर कभी वोल्ट में आपको सेल पोटेंशियल दे तो याद रखना जो हमारा आंसर अगर उसी को रख करके सॉल्व करोगे तो वो जूल में आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे डेल्टा जी नॉट बराबर, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़, हम कहेंगे माइनस एन की वैल्यू 2, ए नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है 0.32 और एफ की वैल्यू 96500। याद रखना ये किस में आएगा, जूल। लेकिन अगर यहीं पर मैं अभी निपटा कर यहाँ पर -3 कर दूँ तो बताओ ये किलो जूल में। और जब इसको हम रख करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू लगभग ये यहाँ पर, ठीक है, 85 में जो आ जाता है वो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। आप वहाँ पर सॉल्व करना 61.75 इतना किलो जूल पर मोल आ जाता है। बस रख करके सॉल्व करना था और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने 69648 रख दिया, आप यहाँ पर 480 रख देना, ठीक है, 487 उन्होंने बताया तो वही रख देना, ठीक है, वो नहीं तो वैसे रखते हैं ना 487, तभी इतना आंसर एग्जैक्ट आएगा 10 की पावर माइनस से, जिससे किलो जूल बन जाए। ठीक है, तो आप बताओगे इतना किलो जूल आ जाएगा। अगर नहीं कुछ देता है फैराडे, एक फैराडे में कितना कूलम था, हम ऐसा मान के चलते हैं 96500। चलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ए नॉट वैल्यू फॉर, कह रहे एल्युमिनियम का जब हम रिडक्शन केवल +1 से 0 कर रहे तो पॉजिटिव, और मैंने कहा था कहीं पर भी कोई कन्वर्जन किया जाए अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही मतलब वो होना पसंद करता है, अगर नेगेटिव आ रही होना पसंद नहीं कर रहे उसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है। जैसे अगर TL+ से 0 में लेके गए तो माइनस आने का मतलब इसका मन नहीं है कि TL+ TL 0 में जाए। Al3 से 0 में लेके जा रहे तो माइनस आने का मतलब इसका मन नहीं है, वो इसी में रहना चाहता है। इसको 3 से 0 किया तो प्लस रखा मतलब इसका मन है। तो चलो अब स्टेटमेंट क्या सही होगा, देखो Al इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन TL। करे हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, एल्युमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा थैलियम से, कैसे चेक करेंगे, इनको पॉजिटिव बनाओ, जब ये पॉजिटिव जाएंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो मतलब ये पॉजिटिव होना ज़्यादा पसंद करता है, इनको पॉजिटिव बनाओ। अब तो जब ये 0 हो रहे थे तब प्लस में थे, और अगर इनको 0 से प्लस में लेके जाओगे तो नेगेटिव आएंगे, तब बताओगे इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट टिक करना। TL3+ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट दैन TL+। TL3+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है दैन थैलियम 1+। के आप बताओगे ये गलत कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि थैलियम आपको पता है कोई दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर थैलियम 3+ की हम बात करते हैं
तो 3+ पहले से अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज पे है। अगर किसी को रिड्यूस करेगा तो ये खुद कहाँ ऑक्सीडाइज हो पाएगा, मतलब ये गलत बात बोल रहे हैं। थैलियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा याद रखना, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज पे होगा वो कभी भी दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले के पास एक ही ऑप्शन होता है, दूसरों को रिड्यूस कर, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना। अगर उनसे कहा जाए दूसरों को रिड्यूस करे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अकेले घटना नहीं घटती, घटनाएं दोनों साथ में घटती हैं। अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, और वो बढ़ करके कोई पहले से एकदम ऊंचाई पे पहुंचा है तो उसके पास और ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो कहेगा अब हम किसी को घटा नहीं सकते। हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट टिक करना था। चलिए यहाँ पर देखते हैं। असर्शन में कहता है इन इक्वेशन डेल्टा जी बराबर -NEF वैल्यू, डेल्टा जी डिपेंड ऑन n, डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो n पे डिपेंड करेगी। रीजन ई शेल इज एन कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है। देखो अगर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसको लिखा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखता है गैल्वानी, वहाँ पर डेनियल सेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज करता है, वो सारी रिएक्शंस 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, अब 4 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो जाएगा 2-2 मोल के लिए। तो यहाँ पर 2 की जहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बदलते जाते हैं, अगर वहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 मोल के लिए, 2 मोल, 4 मोल के लिए, तो डेल्टा जी की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो ई नॉट शेल या फिर ई शेल हमारा है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। आप 2 से कर दो, 4 से 6 से गुणा कर दो, लेकिन वो वैल्यू फिक्स होती है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही जा रहा है, तो बताओगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा रहा है, तो बताओगे यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को हम टिक करते हैं। ठीक है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन बिलो आर हाफ शेल रिएक्शंस, कुछ हाफ शेल रिएक्शंस आपको दिया गया। यहाँ पर M1 से M1 में जा रहा है, हाफ O2 H2O में जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर विल पर मैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। क्या, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पर रिएक्शंस में लिखूँ जो वो कहना चाहता है, कह रहे हैं क्या पर मैग्नेट आयन MnO4- वाटर से रिएक्शन करके O2 प्रोड्यूस कर सकता है क्या। ठीक है, आपको पता अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर से ये भी रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा -2 से 0, तो खुद क्या हो जाएगा, Mn2+ में जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम की घटना चल रही है। क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने जो बताया मैंने रिएक्शंस लिखा, क्या होगा कि नहीं होगा, और कोई चीज़ होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए याद रखना अगर उसके ई शेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बताओगे हाँ ये होगा, अगर नेगेटिव आई तो नहीं होगा। तो चलो अब इनके लिए अगर देखें तो हिसाब से इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ई नॉट शेल इनके लिए मैं लिखूं तो आप ऐसे कहोगे, होगा कि नहीं पता नहीं, अभी तो बस यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं। तब कहेंगे यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का, H2O से O2 प्लस ई नॉट रिडक्शन पर मैग्नेट का, MnO4- से Mn2+। अब इनकी जो भी वैल्यू है अगर उसको हम यहाँ पर रखें और रख करके सॉल्व करें, अगर ई शेल पॉजिटिव में आया तभी यस, नहीं आया तो नेगेटिव में आया तो नहीं होगा। चलो इनकी वैल्यू रखते हैं, हमें वाटर से O2 में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू दिया लेकिन O2 से वाटर में दिया। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रास्ता है, हम साइन बदल देते हैं। अब बताओगे -1.223 प्लस, यहाँ पर देखो +7 से हमें +2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी उल्टा दे दिया, 2 से 7 दिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रास्ता है, 1.510 कर देते हैं। और देख रहे हैं ये बड़ी वैल्यू है कम वैल्यू, बड़ी में से कम को घटाएंगे हमेशा बड़ा ही आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू प्लस में 0.287 इतना वोल्ट आता है, और ये वैल्यू प्लस है, तब बताओगे हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जो वो कह रहे थे क्या ऐसा हो सकता है, बताओगे हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए आप बताओगे एस, और क्यों, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या ये है, प्लस में इतना, तब बताओगे पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम लोग बात करते हैं, करेक्ट एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको कॉपर का, जिंक का, आयरन का और सिल्वर का दिया गया। पूछना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अकर, कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो नहीं हो सकती। और अगर मैं सभी रिएक्शंस को आपको बताऊं, यहाँ पर देखो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है, जिंक आयरन सल्फेट से आयरन को हटा रहा है, इसे सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है। मतलब यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन चल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो मैंने आपको पढ़ाते समय एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताया था, एक ऊपर पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए
तो एक ऊपर पाया जाने वाला मेटल से एक नीचे पाए जाने वाले मेटल को उसके साल्ट के सोल्यूशन से हटा सकता है। लेकिन ये ऊपर नीचे की कहानी का मतलब इसको स्टेटमेंट में बोलते हैं। एक लोअर एसआरपी वाला जिसके एसआरपी की वैल्यू कम है और एक ऐसा जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है, तो एक लोअर एसआरपी वाला नीचे वाले मतलब जो एक लोअर एसआरपी वाला हायर एसआरपी वाले को उसके साल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी, कम वाला ज़्यादा एसआरपी वाले को हटा सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट से हम लोग बढ़ते हैं। अब पहले वाले में कह रहे हैं जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है। अब जिंक और कॉपर का एसआरपी की वैल्यू देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू लोअर होगी, किससे लोअर होगी, किससे, कॉपर से, तब हटा देगा। तो देखते हैं जिंक की वैल्यू कौन सी है बताएं। पहला तो कॉपर का होगा, ये देखो कॉपर वाला, ये कॉपर की वैल्यू प्लस में इतना, इसकी वैल्यू माइनस, मतलब किसकी वैल्यू कम है, जिंक है। अगर है अब बताओ, यही तो चाहिए था। अगर आयरन और कॉपर की बात करते हैं, अगर इसकी वैल्यू लोअर होगी तभी हटा पाएगा। मिला लेते हैं, कॉपर का तो प्लस में है और आयरन का कौन सा, ये वाला देखो माइनस में, तो इसका मतलब लोअर हुआ। अब बताओ ये भी पॉसिबल है। अब जिंक को कह रहा है कि तुमने यहाँ पर कॉपर को टाइप का सल्फेट से, ठीक है, यहाँ पर फेरस सल्फेट से आयरन को हटा सकते हो। आगे चेक कर लेते हैं। नियम कहता है इसकी वैल्यू लोअर होनी चाहिए, किससे, आयरन से। तो इसकी वैल्यू को माइनस में 7.6 है, 0.76 है। इसकी वैल्यू माइनस में 0.4, ये माइनस में 7 तक गया यहाँ पर, ये ज़्यादा माइनस में ना। अब बताओ इसका मतलब सही करे, ये लोअर है, ये भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो होना चाहिए। आपको बताया कि कैन नॉट अकर। अब देखते हैं सिल्वर और कॉपर में टक्कर चला है। सिल्वर कौन सा है, ये 0.80, कॉपर 0.3। अब बताओगे लोअर नहीं, ये तो हायर है इनसे। अब बताओगे ये नहीं हटा पाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 प्लस 2I माइनस और यहाँ पर Fe2 प्लस और I2, ई शेल आपको बताया गया यहाँ पर 0.24 वोल्ट इसके लिए शेल का। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। वही फिर से आपको यहाँ पर लगा करके सॉल्व करना है। अगर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ए नॉट एफ। चलो अगर डेल्टा जी नॉट बराबर हम लिखें, एन की वैल्यू कितना लिखोगे भाई, यहाँ से ये 2 मोल मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मोल मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेना। बताओ कि यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू उन्होंने कहा है 0.24 आ जाता है और एफ की वैल्यू 96500 ही है। तो याद रखना फिर से ऑप्शन किलो जूल और बोल्ट में हमने रखा है, तो आप बताओगे जूल में, तो 10 की पावर माइनस लेकर के क्यों ना इसको भी किलो जूल बना लिया जाए। बस रख करके सॉल्व करना। डेल्टा जी नॉट बनाओगे तब -46.32 इतना किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे करके आ रहे हैं। चलिए 92 की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ ध्यान देना, इतनी वैल्यू आई ए नॉट सेल की। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक रिलेशन आपको बताया था, log बेस 10 Kc बराबर एन ए नॉट अपान 0.059। याद है आपसे कैसे पूछा जा रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर कितना रख देंगे 1 और ई की वैल्यू है 0.59 अपान यहाँ पर आ जाएगा 0.059। अब बताओगे यहाँ पर देखो, अब बताओगे यहाँ पर ये 2 डिजिट के बाद ये 3 यहाँ पर कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा। तो अब बताओगे log बेस 10 Kc बराबर आपका 10 आया। अब आपको करना है कैसे सॉल्व करें, इसका एंटी लॉग लेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व किया करो, ऐसे Kc सामने जो भी टर्म है आप देखो ये कितने लॉग की वैल्यू। अब बताओगे ये तो 10 कितने लॉग का आएगा। बताओगे यहाँ पर अगर 10 की पावर 10 कर दें तभी तो होता है, जो पावर होगा आगे आ जाएगा। तो बताओगे अब इसके बाद क्या हो जाता है, 10 की पावर 10, log बेस 10 कैंसिल, तो Kc बराबर क्या आ जाएगा 10 की पावर 10। अब बताओगे डी वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं 93। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जिंक Zn2 प्लस, चाहे जिंक सल्फेट लिख दे केवल Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, इनकी कंसंट्रेशन यहां पर दे। द EMF ऑफ डेनियल सेल, इस दौरान जो EMF ऑफ शेल है उसको E1 माना गया। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 को अब चेंज करके, पहले इतना था अब उसको चेंज करके 1 मोलर कर दिया, एंड कॉपर सल्फेट को चेंज करके 0.01 मोलर कर दिया। द EMF अब कह दिया E2 हो गया।
तो कह रहे हैं कि तो E1 और E2 में क्या रिलेशन आपको सही लग रहा है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको समझो। देखो इसके लिए अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पर जो मेन रिएक्शन होगा वो ऐसे होगा Zn प्लस सी, क्योंकि डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। आप बताओगे यहाँ पर Zn2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर Cu सॉलिड। देखो जो आयंस है उनको आयनिक रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पर Zn2 प्लस लिख सकते हैं, फिर उसका पूरा सल्फेट लिख दिया, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस लिख सकते हैं, फिर सल्फेट लिख दिया। तो यहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊँ, पहली कंडीशंस में Zn2 प्लस की जो कंसंट्रेशन आपको बताएगी फर्स्ट कंडीशंस में उन्होंने कहा है 0.01 मोलर है, और कॉपर 2 प्लस का जो बताया गया पहले कंडीशंस में उन्होंने कहा वो है 1 मोलर। वो तो आपको रिएक्शन मेन यहाँ पर सेल में ही दिख रहा है। और सेकेंड कॉम्बिनेशन आपको जो बताया जा रहा है उसमें कह रहे हैं अब Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन को बदल करके 1 मोलर कर दिया, और अब कॉपर 2 प्लस की कॉम्बिनेशन को बदल करके 0.01 मोलर कर दिया। कह रहे इस दौरान E1 था, इस दौरान E2 था, तो क्या रिलेशन होगा। मैंने आपको कहा था कि पढ़ाते समय E और Q रिएक्शन क्वेश्चन के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है, नस्ट इक्वेशन से साफ साफ दिखता था। अगर यहाँ पर Q हम निकाल सकते हैं, Q का ऑर्डर जो होगा उसका उल्टा E का होगा। तो चलो पहले रिएक्शन, पहले हम Q1 अगर मैं निकालूं पहले रिएक्शन के लिए क्या होगा, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड में Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 अपॉन 1 आ जाएगा 10 की पावर -2। ये पहला केस है। लेकिन अगर Q2 हम लिखें तो अब बताओ कि यहाँ पर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1, और इसका 10 की पावर -2, इसको करेंगे 10 की पावर 10 की पावर 2 आ जाता है। इस हिसाब से आप बताओगे Q2 इज ग्रेटर देन क्या आ जाता है Q1। ये कहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ पर 10 की पावर -2, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर Q2 बड़ा है Q1 से तो E1 बड़ा हो जाएगा E2 से, E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। तो आप बताओगे यहाँ पर हम सेकेंड वाले को टिक करते हैं, E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी यही सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में भी था, वहां पर करके आया था, यहाँ पर भी देखते हैं। कहता है प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल हाइड्रोजन पोटेंशियल जीरो करना है और प्योर वाटर के लिए। फिर से मैंने कहा अगर प्योर वाटर है तो H प्लस कंसंट्रेशन 25 डिग्री से बदले तो 298, मैंने कहा 10 की पावर -7, और मैंने कहा कि 2H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। इसके लिए अगर E रिडक्शन हम निकालेंगे तो हम कहेंगे E नॉट रिडक्शन तो हाइड्रोजन का जीरो -0.059 अपॉन 2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, और हम चाहते हैं कि E रिडक्शन की वैल्यू क्या आ जाए 0। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए तभी 0 हो जब लॉग की वैल्यू 1 आए। जब लॉग 1 तभी ये 0 पूरे टर्म को 0 करेगा, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रेशर ऑफ H2 बराबर हो जाए कंसंट्रेशन H प्लस की स्क्वायर का। और हमें पता है H प्लस की कंसंट्रेशन में पहले से डिसाइड है क्योंकि उसमें प्योर वाटर बोला 10 की पावर -7, और हमें इसका करना है स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर -14। तो हम किसको टिक करेंगे 10 की पावर -14। तो आप बताओगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एट 25 डिग्री सी मोलर कंडक्टेंस 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन अमोनिया, इतना आया। कह रहे कि मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, इतने कंसंट्रेशन का 9.54 है। ठीक, आगे क्या, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस, वही मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कह रहा है वो 238 है। ठीक, और क्या, द डिग्री ऑफ आयनेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एट द सेम कंसंट्रेशन टेम्परेचर, मतलब हमसे अल्फा पूछा जा रहा है परसेंटेज के साथ। तो हम कहेंगे कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया अल्फा बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर बताया था मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब अगर यहाँ पर आते हो तो आपको क्या मिलेगा 9.54 अपॉन इनफाइनाइट पे 238, ये आपको अल्फा मिलेगा। लेकिन परसेंटेज पूछा जा रहा है 100 से, आप मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बन के तैयार हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4.008 इतना परसेंट आपका आ जाएगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया। फिर पूछा गया क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो दिस इक्वेशन अप्लीकेबल बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं। अब बताओ कि ये केवल स्ट्रॉन्ग के लिए बनाया गया था, अब अप्लाई कहीं पर कर दो अलग बात है। फिर बताया कि वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सही कह रहा है। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4, नहीं। सेम टाइप के कैटायन एनायन होते तो ठीक था। यहाँ पर एक कैटायन और आपको पता है एनायन 1- वाला मिल रहा है। कैटायन डाई पॉजिटिव है, डाई वैलेंट है, एनायन मोनोवैलेंट है, यहाँ पर दोनों है, ये गलत। फिर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए सेम फॉर BaCl2 एंड MgO, सही कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे Mg2+ है, ये डाई वैलेंट कैटायन है, और OH- क्या मोनोवैलेंट एनायन है। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं ये एक 2+ वाला कैटायन है, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कैटायन एनायन के ऊपर सेम चार्ज आ रहा है तब उनके लिए सेम होता है। बताओ ये डी सही, तब बताओ कि बी और डी क्या हो जाएगा सेम, बी और डी हिसाब से हम डी वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं। तो 96 में अगर हम यहाँ पर टिक करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर डी। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमोलर सोल्यूशन KCl 25 डिग्री से इतना है कंडक्टिविटी, एंड द रेजिस्टेंस 25 डिग्री से भी इतना। तो क्या पूछना, सेल कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था कि कप्पा के बराबर, आप बताओगे यहाँ पर मैंने कहा था 1/r इंटू L/A। L/A को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेल कांस्टेंट। तो अब अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि सेल कांस्टेंट, तो हम सेल कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, G∗, मैंने आपको बताया था r। तो अगर G∗ हमसे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, अब बताओगे कप्पा इंटू क्या हो जाएगा r, मतलब कंडक्टिविटी इंटू अब रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी को बताया 0.0210 इंटू कितना है 60, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.26 पर सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये वाला आपका टिक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मोलर कंडक्टिविटी NaCl HCl CH3COH एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इतना 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 है। तो पूछना चाहता है कि CH3COH का कितना हो जाएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता, कभी भी ऐसा है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के देकर किसी इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जाए तो आपको देखना है जिस इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जा रहा है उसको आपको बनाना है, आपको उन्हीं सबकी मदद से बनाना है कि प्रोडक्ट साइड वो बन जाए। तो अब आपको पता अगर CH3COH बनाने दिए गए इलेक्ट्रोलाइट से तो आप क्या क्या उठाओगे, बताओगे सबसे पहले हम लेके चलेंगे CH3CO Na, फिर आपको पता है Na हट करके H चाहिए, तब बताओगे तो इसको यही काम कर सकते हैं HCl। तब ऐसा होगा तब बताओगे यहाँ पर आ जाएगा CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा NaCl। ये और मैंने कहा इधर साइड रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मोलर कंडक्टेंस बराबर प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू इन दोनों के सम का इनके बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, अच्छा सही से आपको रखना है, CH3CONA इसकी वैल्यू है 91, HCl का कितना है, दूसरा वाला वैल्यू HCl का बोला जा रहा है 426.16 इक्वल CH3COOH का आपसे पूछा जा रहा है प्लस NaCl कहाँ पर पहला वाला 126.45। बस ये निकालना है, इन दोनों में से इसको घटा दो। अब बताओगे यहाँ पर बराबर 91 प्लस 426.16 माइनस 126.45, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपका यहाँ पर 390.71 इतना आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि H2SO4 K2SO4 CH3COK इतना इन सबका कंडक्टेंस XYZ के रूप में दिया, इनका पूछा जा रहा है। मैंने कहा फिर से आपको वही काम करना है, मोलर कंडक्टेंस दिया है तो आपको क्या करना है, इन सबको मिला करके CH3COH बनाना है। तब कैसे बनाएंगे बताओ, इनको उठा लें और इनको ले लें, क्योंकि इनका क्या हटा कर H लगाना, H यही देगा, H जो होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कहेंगे CH3COOK प्लस क्या हो जाएगा H2SO4, फिर ये क्या बनाएगा यहाँ पर, अब बनाओगे ये बना लेगा K2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, अब बताओगे यहाँ पर CH3COOH। ये रिएक्शन, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे ऐसे नहीं कि लिख लिया तो हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो जाता है H2SO4 है
और H2 हटा है, 2 H हटे हैं तो 2 K आया। अब बताओगे यहाँ से तो हमने केवल एक ही K हटाया, तो दूसरा K इसका मतलब इसके 2 मोल रहे होंगे। जब 2 मोल हो जाएगा तो 2 K आ जाएगा और ये दोनों मोल 2 H को हटाएगा, और यहाँ पर आपका जब ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल, ये आएगा यहाँ पर रिलेशन। चलिए अब इसको हम कैसे देखेंगे। अब देखना, अगर यहाँ पर एक एक मोल थे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, हम उनको लिख देते थे। अगर 2 मोल है तो इनटू जितना दिया है इनटू 2 करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट है। अब CH3COK का कितना Z, तो यहाँ पर केवल Z नहीं लिखे, कहेंगे 2Z प्लस H2SO4 का क्या बताया X, इतना लिख दिया। अब इक्वल इधर साइड वाले का K2SO4 का बोल रहा है Y, और हमसे किसका पूछा जा रहा है, इनका 2 इंटू, और इसका पूछा जा रहा है तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर यही पूछा जा रहा है हमसे CH3COOH, 2 कोफिशिएंट इसको दिखाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2 इंटू मोलर, इनका हो जाएगा ये आ जाएगा इन्फिनाइट पे ये, तो बताओगे इन दोनों में से इसको घटा देते हैं, किसको, y को। अब बताएंगे 2Z प्लस x माइनस क्या हो जाएगा y, ठीक है। क्या ये आंसर नहीं, अभी यहाँ पर हमको इतने का बताना है, ये 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 कैसे हटेगा, आप बताओगे 2 को हमें वहाँ पर भेजना पड़ेगा दूसरे साइड जाएगा, तो इन सबको डिवाइड करेगा, बताओ 2Z प्लस x माइनस y अपान क्या आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन कोई है। अब बताओगे चलो है तो, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इनको भी डिवाइड कर रहा है, इनको भी डिवाइड कर, जब इनको डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल, अब बताओगे Z बचेगा प्लस इनको एक साथ लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान 2, चाहे आप इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही। इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन, डी वाला, आप इसको चाहे पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, बात एक ही है, ये सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर। तो यहाँ पर देखते क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4। याद रखना यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चंस किए वहाँ पर मोलर कंडक्टेंस बोले, इसमें इक्विवेलेंट। तो बताओगे यहाँ पर, और गिवन क्या दिया आपको यहाँ पर, एल्युमिनियम आयन का और SO4 का, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हमसे पूछा था, तो मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे, ठीक है, आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है इनफाइनाइट पे, किसका, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो आपको बताया था इस कंडीशन पे यहाँ पर कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब बताओगे Al3 प्लस का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब बताओगे किसका, यहाँ पर SO4 2 माइनस। लेकिन अगर मोलर दिया होता और मोलर पूछता तब कोफिशिएंट का यूज करते, कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 3 से, मोलर। लेकिन इक्विवेलेंट की बात कर रहे, इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, बस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आयन का जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। बताओ कि यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं इसको 101। देखो यहाँ पर मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, आपको कुछ कन्वर्जन बताना है, और आपको यहाँ पर ध्यान देना है फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, और आपको जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से करना है। कह रहे अगर 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट किया जाए तो कितना फैराडे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको खुद देखना, अगर एक वाटर लेते हैं, ये फर्स्ट वाले में एक वाटर से अगर O2 बना है, याद रहे वाटर एक होना चाहिए, ये वहां पर बोला है, अमाउंट उसने फिक्स जिसके लिए किया उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो याद रखना, अगर एक वाटर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर 0। और आपको पता है अगर एक वाटर है तो एक वाटर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ से हाफ O2 बनेगा, ये 1 होना चाहिए। तब बताओगे 1 मोल से 0 होने के लिए आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और याद रखना है 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल के पीछे, ये हम 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको सही से बोलेंगे, 1 मोल वाटर से को जब ऑक्सीडाइज करते हैं O2 में, तो हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1 फैराडे है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 फैराडे आ जाएगा। ऐसा अगर बी की बात करते हैं तो बी वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि MnO4 है, MnO4 माइनस, ये किस में जा रहा है बताओगे, Mn2 प्लस में। और याद रखना यहाँ पर इसी का मोल पूछा गया, इनका मोल दे रहा है, इनका नहीं, इनका दे रहा है, जिसका दे रहा है उसी का एक, उसको उतना ही मान के चलो जितना बोला है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +7 से 0 है, आपको तो 7 से 2 होने का मतलब 5 का चेंज आ रही है, 5 फैराडे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इसके 1 मोल को रिड्यूस करके इसमें पहुंचाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5 मोल का मतलब 5 फैराडे, ऐसे सी पे आता है। कह रहे हैं यहाँ पर 1.5 मोल कैल्शियम चाहिए आपको, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड से निकल के तो आएगा क्या, कैल्शियम 2+ आयन, और यही चल के आगे कैल्शियम बनाएगा। और आपसे कह रहे हैं मुझे यहाँ पर 1.5 मोल चाहिए, हम क्या, चलो मैं 1.5 मोल का हिसाब बताते हैं, पहले 1 मोल का देख लेते हैं।
अगर आप बताओगे 1 मोल को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, 2, मतलब 2 फेराडे का। अगर 2 फेराडे कैल्शियम क्लोराइड को देते तो 1 मोल आपका कैल्शियम बनता, लेकिन कह रहे मुझे 1.5 चाहिए। हमने कहा कि अभी बताते हैं। अब बताओगे 1 मोल, ठीक है, अब बताओगे इसका मोल दिया ना, अब यहां पर ये कहोगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम के पीछे, 1 मोल कैल्शियम के पीछे आपको 2 फेराडे की ज़रूरत, तो 1.5 मोल के पीछे कितना आ जाएगा बताओ। जब एक का हिसाब आपको पता जाए, फिर चाहे जितने का पूछे बस मल्टीप्लाई कर दो, इनटू क्या हो जाएगा 1.5। अब बताएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 फेराडे। कितना आ जाता है 3 फेराडे, तो यहाँ पर आपको 3 फेराडे लगाना है। तो सी वाले में कितना आ जाएगा 3 फेराडे, और डी वाले में करें 1 मोल FeO को Fe2O3 में पहुँचाना है। 1 मोल FeO को, ये रहा, इसको लेके जाना है Fe2O3। लेकिन याद रहे इनका 1 मोल दिया था, हमें इन्हीं का हिसाब बताना है, इनमें नहीं चेंजेस करना है। अब तो यहाँ पर +2 यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर इसको हम देखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए तो आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, यहाँ पर आयरन का निकालेंगे +3। तो आप खुद देखेंगे +2 से +3 होने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल के पीछे 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे। तो जब इसी को मैच कराना था। तो चलिए पहले वाले में कितना, अब बताओगे 2, तो कहाँ से मैच कर रहा है, ये जाएगा किसके पास, सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरा वाला 5 के पास जा रहा है। फिर यहाँ पर मैंने कहा 3, क्योंकि 1 से 2 और 1.5 से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1। तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा, फर्स्ट का सेकेंड 2 ऑप्शन में, फिर सेकेंड का फोर्थ, पहला वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देखते हैं 102 102 कहा गया मास इन ग्राम्स कॉपर डिपॉजिटेड इतना एम्पियर करंट थ्रो अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 100 सेकेंड इज। कह रहे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो वहाँ पर कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो देखना इतना सब कुछ हो जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा कितना मास डिपॉजिट है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर I × T अपॉन 96500। देखो 96500 तब रखते हैं जब 1 फराडे बराबर इतना चार्ज, लेकिन इसने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना 1 फराडे बराबर इतना रखना, तब कहेंगे ठीक है जो बताएगा वही रखेंगे। अगर नहीं लिखा होता तब 96500 को हम रखते, ठीक है। तो मास हमसे पूछा जा रहा है, मास बराबर इक्विवेलेंट वेट, कह रहा है मॉलिकुलर वेट एटॉमिक वेट इसका ये, और x की वैल्यू सबको पता है 2 आएगा, क्योंकि 2 से 0 हो रहा है यहाँ पर। कम करंट देखना यहाँ पर 9.6487 है। टाइम बड़ी अच्छी बात है, सेकंड में ही दिया है, सेकंड में ही रखना पड़ता है, अपॉन 96487। बस अब इसको यहाँ पर उधर लेके जाना। तो बताओगे 63 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, अपॉन 2 × 96487। अब इसी को हम जब सॉल्व करते हैं तो आ जाए 0.314, ठीक है, ये वाला आ जाता है। चलिए 103 कह रहे ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करें प्लेटिनम पे, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पे क्या मिलेगा आपको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और डाइल्यूट लेके चलें, डाइल्यूट लेके चलेंगे तो सल्फेट आयन जाएगा नहीं, वहाँ पर कौन जाएगा, वाटर, और वाटर जाके ऑक्सीजन गैस निकालेगा, ठीक है, डाइल्यूट की बात है। लेकिन अगर कंसनट्रेट होता तो H2OH 2- निकालेगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपको कहता है द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। देखो अगर 20 ग्राम की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर Ca2+ से जब वो Ca जाता है, Ca2+ से Ca जाता है, तो आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2, मतलब कि यहाँ पर 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर इतना। लेकिन आपको पता है कैल्शियम का यहाँ पर 1 मोल बनेगा तो 2 फैराडे, और 1 मोल का मतलब पता है कितना, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम बनने में 2 फैराडे, तो 20 ग्राम आधा करने में कितना, 1 फैराडे कर दो, ठीक है। तो 40 ग्राम के पीछे 2, तो आधे के पीछे कितना हो जाएगा, 1। फिर आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट
एनर्जी ऑफ कंबर्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मेथेन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको होता है, फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, सॉरी फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट में आपको कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कौन कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हम बताओगे ये तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब बी वाले को टिक कर सकते हैं। सिल्वर का ट्रांसिस हो जाना है कोरोजन का। डेवलपमेंट ग्रीन कोटिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज है, तब बताओगे सेकेंड वाला नहीं है, ठीक है, तब बताओगे वहाँ पर सेकेंड वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है।